द टॉपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड एडवांस मटेरियल। सबसे पहले हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। ऐसे मटेरियल जो नॉन कंडक्टिंग होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करके रखते हैं। ये हमारे पास बेसिकली इंसुलेटर होते हैं, नॉन मेटालिक मटेरियल्स होते हैं। जब ये हमारे पास इंसुलेटर्स है, इसका मतलब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट तो ये हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट होता है। जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए वो हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं। अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, ये किस तरह हो सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे पास सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। हाई वैक्यूम भी जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक। अब सॉलिड डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास सबसे पहले ग्लास आ जाती है, रबर आ जाती है और माइका एक्सेट्रा आ जाते हैं। लिक्विड डाइलेक्ट्रिक में ज्यादातर ऑयल्स आ जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, केबल्स ऑयल एंड कैपेसिटर ऑयल वगैरह आ जाते हैं। गैसेस डाइलेक्ट्रिक में जो है हमारे पास एयर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम आ जाते हैं। जो गैसेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो एज एन इंसुलेटर भी एक्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास एज अ कूलिंग एजेंट भी एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास एयर है, देखो तो हमारे पास कूलिंग एजेंट है ना हमारे पास। सॉलिड डाइलेक्ट्रिक, पहले सॉलिड डाइलेक्ट्रिक देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास माइका आ जाती है। इसकी एग्जांपल, जिसमें हमारे पास माइका जो होती है इनऑर्गेनिक मिनरल मटेरियल होता है। ये हमारे पास सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकेट ऑफ सोडा, पोटैश, मैग्नीशियम से बने होते हैं। ये सॉलिड टाइप है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, तो ये मतलब रिजिड, टफ एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होती है, ये मॉइस्चर से भी अफेक्ट नहीं होते और ये ज्यादातर आयरन, हॉट प्लेट्स एंड टोस्टर्स में यूज किया जाता है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट विच एन इंसुलेटर स्टार्ट कंडक्टिंग। देखो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। जब हमारे पास इंसुलेटर कंडक्शन शो करते हैं, हमारे पास कैसे कंडक्शन शो करते हैं? जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड देते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड देते हैं तो मतलब हम लोग फोर्स दे रहे होते हैं। जब फोर्स देंगे तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसके मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो वो हमारे पास एज अ कंडक्टर एक्ट करेगा, तो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लास आ जाता है। ग्लास भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो हमारे पास डिफरेंट ऑक्साइड से बनते हैं, जब जिनकी फ्यूजन की जाती है। जब ऑक्साइड्स की फ्यूजन की जाए तो हमारे पास ग्लास बनता है, जिसमें हमारे पास सिलेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स वगैरह आ जाते हैं। ये ब्रिटल होता है, हार्ड मटेरियल है। ये हमारे पास गुड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है इसकी। ये ज्यादातर हमारे पास कैपेसिटर्स में यूज किया जाता है और हमारे पास यूज किया जाता है रेडियोज एंड टेलीविजन में, डाइलेक्ट्रिक ट्यूब्स में। फिर वहां पर लिक्विड डाइलेक्ट्रिक आ जाता है। लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में ज्यादातर ऑयल्स आते हैं, जिसमें हम लोग मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल पढ़ेंगे। मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल जो होता है वो क्रूड पेट्रोलियम से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी गुड होती है। ये हमारे पास यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में एज कूलिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। ये कैपेसिटर्स में भी यूज किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर ऑयल, केबल ऑयल एंड कैपेसिटर ऑयल जो है वो मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। गैसेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, गैसिक डाइलेक्ट्रिक में एयर एंड नाइट्रोजन आ जाते हैं। एयर हमारे पास जो होता है नेचुरली अवेलेबल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस यहाँ पे 0 होता है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का होता है वो भी हमारे पास इंक्रीज कर रहा होता है। हमारे पास ये हमारे पास एयर कंडेंसर में यूज किया जाता है और ये हमारे पास एज एन इंसुलेटर यूज किया जाता है इन लो वोल्टेज एप्लीकेशन में। इसी तरह पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये ऑक्सीडेशन से बचाता है। ये केबल्स में यूज किया जाता है, कैपेसिटर में यूज किया जाता है अंडर प्रेशर। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के कैसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मटेरियल के अंदर, उसकी बेसिस में 2 टाइप्स आ जाती हैं जो हमारे पास होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हम लोग सबसे देखें कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल विद परमानेंट इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट लाइक वाटर आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। से ये जिनकी डायपोल मूवमेंट होती है परमानेंट, उसे हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब होता क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में बेसिकली बात ये कि इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड की जाती है। अब पोलर मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड नहीं देते। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं देते, जो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट होती है पोलर मॉलिक्यूल की वो रैंडमली डायरेक्टेड होती है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो आ रहा है ये हमारे पास रैंडमली डायरेक्टेड है डायपोल मूवमेंट, ठीक है। जब हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड नहीं देगी, जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड दे देते हैं, इस केस में देखिए जब हम लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड दे दिए किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को, तो वो क्या करते हैं कि जो उसके इलेक्ट्रिकल डायपोल होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग
जो है मूव करते हैं, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड मूव कर रहे होते हैं हमारे पास। ये इन्होंने बात बोली है। अब इन्होंने यहाँ पे यही कहा है कि हमारे पास रैंडम डायपोल मूवमेंट जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल फील्ड दी जाती है तो हमारे पास रैंडम डायपोल मूवमेंट जो है वो रिमूव हो जाती है। एग्जाम्पल्स इन्होंने बताई है, वाटर आ जाती है हमारे पास और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। नॉन पोलर में अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास वो होते हैं जिनका परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होती। मॉलिक्यूल्स विदाउट अ परमानेंट डायपोल मूवमेंट्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या बात होती है कि अगर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कॉन्साइड करते हैं विद दोज ऑफ नेगेटिव चार्जेस, उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल कॉन्साइड कर रहे होते हैं, इसमें कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होती मॉलिक्यूल के अंदर और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल इन शेप होते हैं। एग्जांपल है इसमें H2 की, N2, ऑक्सीजन मतलब O2 एक्सेट्रा। अब इस डायग्राम से देखें, यहाँ पे जो हमारे पास है ये, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कॉन्साइड हैं। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड देते हैं, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड देते हैं वहां पे हमारे पास क्या होते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड दी इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं मोर देन नॉर्मल। मतलब नॉर्मल से इस वाले से, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रेच हो गया हमारे पास। लेकिन ये हमारे पास स्ट्रेचिंग भी जो होती है वो लिमिटेड होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं होती। तो हम लोग अगर पोलर की देखें और नॉन पोलर की देखें, बात तो सेम ही है कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेच हो गए, पॉजिटिव चार्जेस अलोंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड मूव करते हैं और नेगेटिव चार्जेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड मूव कर रहे होते हैं। अब आ जाता है हमारे पास एडवांस मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं उसे हम लोग एडवांस मटेरियल्स बोलते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट, मिलिट्री, रॉकेट और फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ किए जाते हैं। CD DVD में भी होते हैं, लेकिन CD DVD आजकल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। फिर हम लोग होता है ऐसे मटेरियल जो लेजर में, इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज में, फाइबर ऑप्टिक्स में, जितने भी मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो सारे एडवांस मटेरियल्स होते हैं। डेली लाइफ की एग्जांपल है हमारे पास गोरिल्ला ग्लास एंड स्मार्टफोन। देखो आजकल हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा होता है, एंड्रॉयड मोबाइल्स वगैरह होता है, ये हमारे पास गोरिल्ला ग्लास से बनते हैं। गोरिल्ला जो होती है वो हमारे पास एडवांस टाइप ऑफ ग्लास होती है जो हमारे पास हाईली रेजिस्टेंट शो करती है टू स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते। जैसे सैमसंग और आईफोन के मोबाइल्स होते हैं, ये जब गिरते हैं तो इतने स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते इसमें। तो ये हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल आ जाती है। और हम लोग ट्रेडिशनल मटेरियल, नॉर्मल मटेरियल जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको प्रॉपर्टीज़ को जब हम लोग इन्हेंस कर लेते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए, स्क्रू ड्राइवर की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास स्क्रू ड्राइवर डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा आम है ये हमारे पास जो हम लोग घर में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके 3 पार्ट्स आते हैं, जैसे प्लेट जो है वो मेटल का बना हुआ होता है। मेटल के इसलिए बनाते हैं कि ये हम लोग जब हम लोग ट्विस्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो बेंडिंग से हमें बचा सके। जिसकी शाफ्ट होती है स्क्रू ड्राइवर की, वो भी हमारे पास रेजिस्टेंस शो करे टू बेंडिंग, वो भी हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर हैंडल, जो इसका 3rd पार्ट है, वो हैंडल जो है वो प्लास्टिक और वुड का बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि वो वेट को रिड्यूस कर सके। अगर हम लोग मेटल का ही बनाएंगे तो ये हैवी हो जाएगा ना, तो वुड और प्लास्टिक जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू मेटल जो होती है बहुत ज़्यादा लाइट होती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल हीट कंडक्टिविटी की बात करो, जब हम लोग ये मेटल का बनाएंगे तो वो तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो हम लोगों को करंट वगैरह लग सकता है जब हम इलेक्ट्रिशियन का कोई काम वगैरह कर रहे होंगे। हीट कंडक्टिविटी ये है कि जब हम लोगों को ये यूज़ करना पड़े, मतलब जैसे कोई हीट मटीरियल्स वगैरह में या हम लोग धूप पे रखें तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तब आप लोग पकड़ तो नहीं सकते क्योंकि हीट तो ट्रांसफ़र हो रही होती है ना। तो हीट कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिड्यूस करता है ये वेट को, इससे हम लोग बचाते हैं। अब हमारे पास है कि वाई डिड टाइटैनिक सिंक इन 1912। हम लोगों को पता है टाइटैनिक एक जहाज़ था जो डूब गया था। अक्सर ये बताते हैं कि वो टकराया था और तब वो डूब गया था, लेकिन इसकी जो मेजर रीज़न वो ये है कि ये रॉन्ग स्टील से बनाया गया था। रॉन्ग स्टील से ऐसे बनाया हुआ था कि इसमें जो सल्फ़र और फॉस्फोरस की रेशियो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से क्या होता था जब लो टेम्परेचर में वो जाता था, जैसे बर्फ़ ग्लेशियर्स वाले पानी में वो जाता था तो वो फ्रैक्चर हो जाता था, अंडर को ब्रिटल हो जाता था जल्दी से और फिर फ्रैक्चर होता था। इस वजह से जो टाइटैनिक है वो डूब गया था। वैसे अगर सल्फ़र फॉस्फोरस किसी और पानी में लेके जैसे वार्म वाटर में लेके जाते तो ये वो ना डूबता, लेकिन जब वो लो टेम्परेचर वाले वाटर में गया, बर्फ़ वाले पानी में गया, तो इस वजह से वो जो है वो डूब। इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत लार्ज होता है, मीन्स जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो बहुत हाई है और हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को हाई करते हैं रेजिस्टेंस कम होती जाती है, जिसकी वजह से अधिकतर करंट प्रोड्यूस हो सकता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में।
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है। रेजिस्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होती है कि वो कितना उस मटेरियल को अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, और हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत लो होती है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते। जो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पैरेंट न्यूक्लियस है वो बहुत स्ट्रांग होती है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडवांस मटेरियल्स अगर हम देखें तो इनमें हम 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे: पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी एंड एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी नेम ही इंडिकेट कर रहा है, पीजो वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड पिजिन से निकला है जिसका मतलब है प्रेस और स्क्वीज। अब देख सकते हैं इस डायग्राम में कि क्रिस्टल पर जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा है उसे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। 1881 में जैवियर लिपमैन ने स्टडी किया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है क्रिस्टल पे तो क्रिस्टल के अंदर एक मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये डायग्राम देखें तो जब क्रिस्टल पे कोई प्रेशर नहीं है तो हमारे पास जो डायपोल्स हैं वो रैंडमली अरेंज है और हमारे पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेस अप्लाई होता है क्रिस्टल पे तो जो डायपोल्स होते हैं वो अपने आप को यूनिफॉर्मली अरेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो करंट या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी, और जो क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। नंबर सेकंड इन पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी भी नेम से इंडिकेट है, पायरो हीट को रेफर करता है। ऐसे पोलर क्रिस्टल जब जिनको हीट किया जाए या टेम्परेचर चेंज किया जाए जिनका, तो उनमें पायरो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इस फेनोमेना को हम कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्रिस्टल है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसमें जो डायपोल्स प्रेजेंट है वो रैंडमली अरेंज है और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। लेकिन जैसे ही हम क्रिस्टल को हीट करते हैं तो जो डायपोल्स प्रेजेंट है विद इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या विद इन द सॉलिड्स वो क्या करते हैं, वो डायपोल्स अपने आप को यूनिफॉर्मली अरेंज कर देते हैं और कुछ न कुछ वहां पे हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ये वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है वो टेम्पररी वोल्टेज होता है और तभी प्रोड्यूस होता है जब टेम्परेचर को चेंज किया जाता है। और ये इफेक्ट जो है वो पोलर क्रिस्टल्स शो करते हैं क्योंकि उनमें स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन हो जाती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना भी करें तो फिर भी ऐसे मटेरियल्स में हमारे पास सिर्फ स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे सब्सटेंसेस जो पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। Ferroelectricity is similar to the ferromagnetism. As in case of ferromagnetism, different domains align themselves in one direction in presence of external electric field. Similar is the case with ferroelectric substances. Ferroelectric crystal is like piezoelectric crystals, but they have permanent dipoles. If electric field is not present, they still retain the arrangement of dipoles. Examples of ferroelectric materials are the barium titanate and Rochelle salt. These crystals are made up of tiny electric dipoles. When these dipoles spontaneously line up in cluster is called domains. These domains will retain their position in absence of electric field. As you can see in diagram, when there is no electric field, there is no polarization and domains are arranged randomly, while in presence of electric field, domains align themselves in single direction. Antiferroelectricity is similar to the ferroelectricity, but in case of antiferroelectricity, dipoles or domains are arranged in opposite direction relative to the other. In this type of crystals, net dipole effect is 0. Applications of dielectric material. Dielectric materials are used in capacitor for storage of charge. Barium strontium titanate, which is a ferroelectric substances. This substance is used for the study of fabrication of radio frequency and microwave component such as voltage control oscillators, tunable filters and phase shifters. Mineral oil are used in transformers as a dielectric because they help in cooling. Dielectric fluids which have high dielectric constant such as castor oil is used in voltage capacitor to increase their capacitance. Some ionic crystal can also behave as ferroelectric substances and they exhibit ferroelectric effect. Ferroelectric materials have high dielectric constant, that's why they are used in capacitor for higher storage of energy or charges.